ये हुआ था बड़े भैया सीख लेंगे और तुम बैंजो सीख लेना। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके भाइयों का बहुत अहम रोल रहा है। परिवार के साथ सदैव रहना चाहिए हर एक परिस्थिति में। पन्ना को हीरा पना घर को पान, कटनी को चूना छतरपुर के जवान नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो ने। अपने पसंद की दादाजी की छोड़ी चाय के अलावा कुछ भी नहीं है। ये वो प्रसाद था मंदिर के अंदर का। और मिल है ललितपुर में सब खां उधार। ललितपुर लोग महोबा का भी पान बोलते हैं। हाँ। लेकिन आल्हा और उदल के सामने पान को महाराज जी को ऑफर किया, मैंने कहा महाराज जी समोसा खा लो। बोले नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते, हमारी बस आने वाली है। तो ये उस दौर की बात है। कथन है कि हाथी चले बाजार, ये किस्सा मैंने देखा है। छोड़े न जवान चिकन गुनिया तेने ले ले पिरान चिकन। बोले सुनो तुम नए हो, वो हमें तब से जानते हैं जब हम बस में चलते थे। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें फिर संगीत में प्रवेश करें। खाने की दुकानें 2 प्रकार की होती है। अपने बुंदेलखंड में कई जात के इलाका के साथ ना हो। बुंदेलखंडी का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आने वाले 5 साल के भीतर थिएटर में बुंदेलखंड के सारे थिएटर्स में बुंदेली मूवी चलेंगे। ये आज मतलब ऑन माइक बोल रहा हूँ, क्योंकि रहन सहन खान पान ये सब कुछ अगर अलग अलग आंचलों का वो है। हेलो माधव परिवार टीम, आप सबका स्वागत है आपकी नई पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं आप सबके प्रिय, आप सबके चहेते और आप सबको प्रेरणादायक और अपकमिंग युवा बुंदेलखंड के इनके गुरु माने कलाकारों के आदर्श माने देने वाले हमारे बड़े भाई और युवाओं के पसंदीदा चेहरे, जिन्होंने काफ़ी आपके कमेंट आए थे उनसे साथ बात करने की, उनकी स्ट्रगल कहानियाँ किस्से को सुनने को। तो आज हमारे साथ हमारे परिवार में आ चुके हैं हमारे प्रिय परम आदरणीय परशुराम अवस्थी जी। आपने अपने संगीत कला की शुरुआत कब की और आपका पहला कमबैक या पहला आपका शो कब कैसे था, उस किस्से गाने की कहानी जानना चाहूँगा मैं। 2013 5 अगस्त 2013 को हमने संगीत क्लास ज्वाइन की थी। हमारे एक मित्र हैं मनोज शर्मा, तो मनोज शर्मा और हम लोगों की चर्चा हुई कि भाई चलो संगीत सीखते हैं। तो विचार ये हुआ था, बड़े भैया हमारे कथा करते हैं भागवत कथा, तो मैंने कहा चलो हम तबला सीख लेंगे मनोज और तुम बैंजो सीख लेना। तो हमने कहा भैया के साथ अपना तबला वाला बजाएंगे, ऐसा प्लान किया। बायोलॉजी से थे तो फार्मेसी करनी थी, तो फार्मेसी से एडमिशन कैंसिल हो गया था। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स करना था, तो वहाँ से हम छोड़ के आ गए थे। तो फिर वो पढ़ाई का सिस्टम, अब वो सेशन निकल गया था, जो एडमिशन का सेशन होता है उस समय का सेशन निकल गया। तो फिर कहा कुछ नहीं चलो म्यूजिक सीख लेते हैं। मैम ने जब सुना तो बोले आप तबला सीखने आए लेकिन गाते आप अच्छा हो, तो आप एक करो गायन सीखो। ग्रुप था माँ शारदा म्यूजिकल ग्रुप करके, तो वो हमने ज्वाइन किया। और एक छतरपुर में कॉलोनी है ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, तो वहाँ वो लोग अपना परफॉर्मेंस करने जाते थे। उस ग्रुप में हम भी शामिल हो गए। तो वहाँ पहला जो हमने काम किया था वो झींका बजाने होता है, एक झूला होता है ऐसे बजता है। अच्छा। तो पहली बार मंच पे बैठे थे वहाँ। जब संगीत सीखने के बाद, वैसे तो गांव में गाते रहे, 6वीं क्लास में भी गाया था गाना और उसके बाद गाते रहे, लेकिन वहाँ पहली बार हमने झींका बजाया। अच्छा। और वो लगा कि यार मंच है बड़ा है और बड़े मंच पे आना बड़ी बात है। तो लगभग वो झींका बजाने का सिस्टम चला लगभग 6-7 महीने। फिर अगले साल फिर से उसी मंच पे बुलाया गया, जो अब 2014 की बात है, नवरात्रि की। तो उधर हमने एक गाना गाया। 1 साल में काफ़ी चीज़ें सुधार गई, काफ़ी चीज़ों में आप आगे पहुँचे। तो उधर गाना गाया तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया वो गाना। फिर वहाँ से फिर शुरुआत हो गई। और मैंने आपकी रिमोट सुना था, क्या वो सही है? आपको पहला पुरस्कार 20 रुपये मिला था, वो कैसी घटना है जरा बताइए। वो अभी हमने बताया ना जब हमने गांव में गाया था। हाँ। 2006 में अपने यहाँ एक वो चली थी, बीमारी चली थी। हाँ। चिकनगुनिया। अच्छा। जैसे कोरोना आया था, ऐसे 2005-06 के आसपास चिकनगुनिया आया था। तो अब जैसे कोरोना पे बहुत सारे लोगों ने गाने गाए थे। हाँ, उसमें चिकनगुनिया पे बहुत सारे लोगों ने गाने गाए थे। अच्छा। उसमें से एक गाना गाया था बुंदेलखंड के काफी मशहूर कलाकार हैं बलराम यादव जी। जी। उनका एक गाना था,
बूढ़े छोड़े ना जवान चिकनगुनिया, तेना ले ले परान चिकनगुनिया। तो ये गाना हमने गाया अपने स्कूल में। और उसके 2 बोल जरूर गा के सुनाइए कि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। यही 26 जनवरी का वो तिरंगा का वो था, स्कूल में होता है, हर स्कूल में फंक्शन होता है, तो 26 जनवरी को हमने गाया था 2006 में। परान चिकनगुनिया और सबके छक्के छूटे हैं, हम तो पेटे टूटे हैं, वो आज रात भर घरवारी के हमने घूंटे सूटे हैं। सोलर मोटे ताजे बजे सब पे बाजे, ओ मोरे भगवान चिकनगुनिया, तेने ले लो परान, तेने ले परान चिकनगुनिया। बुंदेली में काफी लोग अपने कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस प्रकार देखते हैं कि लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जाके देखें तो वो भी इंडस्ट्री कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें काफ़ी मशहूर कलाकार रहे। तो कहीं ना कहीं वो गाने को भाभी या देवर तक लेके आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें भी कल के दिन उस दौर पे पहुंचना है। तो हम अपने आने वाले जनरेशन को दे क्या रहे हैं और उनको पहुंचा कहाँ रहे हैं, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? और हम अपने बुंदेली के लिए ऐसे क्या चीज़ करें कि हम कंटेंट को व्यूज़ के चक्कर में या लोगों को दिखाने के चक्कर में वहाँ ना पहुँचे, हम लोगों को एक अच्छे दिशा में भी गाना गा के दे सकते हैं जो आपने करके दिखाया है। तो ये और सिंगर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या इसमें चांस है कि पॉजिटिव में भी हम कमा सकते हैं? देखिए, खाने की दुकानें 2 प्रकार के होते हैं, होटल जिनके हम बोलते हैं, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी है, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। हम क्या परोसते हैं या क्या हम बनाते हैं अपने यहाँ, उसी के हमें ग्राहक मिलना शुरू हो जाएंगे। ग्राहक मतलब सुनने वाले। हम जो गाने बनाएंगे, यदि हम वल्गैरिटी वाले बनाएंगे तो हमें वल्गैरिटी वाले श्रोता मिल जाएंगे, और अगर हम साफ सुथरे बनाएंगे, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को लेके अपने संस्कारों को प्रदर्शित करेंगे तो उस टाइप के ग्राहक में मिल जाएंगे। जिसकी जैसी मानसिकता होगी वो उस प्रकार का अपना काम करना शुरू कर देगा। ये आपके संस्कार बताएंगे कि आपको आपके संस्कारों में क्या मिला है। आपको वल्गैरिटी मिली होगी आपके पूर्वजों से, तो आप वल्गैरिटी प्रदर्शित करेंगे, समाज में देंगे। बिल्कुल। मुझे संस्कार मिले हैं तो मैं संस्कार दूंगा, बिल्कुल, है ना। और आपने जो बताया कि उनके गानों में कहीं भाभी होती है, कहीं साली होती है, तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि एक दिन चर्चा हुई थी कि जब तक हम भाभी को माँ मानते रहे तब तक सब कुछ सही रहा। जब से हमने भाभी को जान कहना शुरू कर दिया, भाभी जान, अद्भुत है ना, ये बहुत ही गहरी और चिंतन की विषय की बात है। तब से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि हम उस सभ्यता से आते हैं, उन संस्कारों से आते हैं जहाँ एक लक्ष्मण जी थे। जब माँ सीता का हरण हुआ तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं। क्या बात। लेकिन जब सीता जी के आभूषण मिले, भाई वो आभूषण सीता जी ने स्वयं फेंके, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कहाँ गई हैं, तो वो फेंकती गई अपने आभूषण मिले तो उसमें पायल मिली। तो पायल में देखी लक्ष्मण जी तो बोले ये तो भाभी माँ की पायल है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप केवल पायल से आप कैसे पहचाने? बोले क्योंकि आज तक मैंने सब उनके चरण देखे हैं। बिल्कुल। तो भाभी को उन्होंने भाभी को माँ माना है। और हम बुंदेलखंड में हैं, तो बुंदेलखंड में ऐसी सभ्यता है कि आपने एक और नाम सुना होगा, हरदौल। क्या बात। अपनी भाभी के किसी ने उनके चरित्र पे और उनके संबंध पे, जो उनके माँ और बेटे का संबंध था दोनों के बीच में, देवर और भाभी के बीच में, तो चुगलन ने बात बढ़ा दी और तो उनने अपनी भाभी की चरित्र की रक्षा के लिए जहर भी वो स्वीकार कर लो कि आपको चरित्र पर दाग न लग पाए, हम जहर पी लें। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आने वाले लोगों तक पहुंचाने का ये माध्यम है। हमारा आपका ये जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे माधव परिवार टीम से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाने का ये एक जरिया है। और हम कोशिश भर
सब लोग व्यूज के पीछे जाते हैं, कंटेंट को वल्गैरिटी और कहीं ना कहीं क्रिंज दिखाने को। लोग जानना भूल जाते हैं कि आप जिस स्त्री नारी को देखते हैं वो उनके ऊपर के पार्ट को, नीचे के पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वो जानते नहीं कि आप वहाँ से जन्मे, यहाँ से आपका भरण पोषण हुआ है, आप उसी माँ के बेटे जिसने आपको इतना विकसित और विकासपूर्ण बनाया है जहाँ तक आप पहुँचे। हम किस कंटेंट की बात करते हैं, उसका इंटेंट क्या है, इस पर हम कभी गौर करते हैं नहीं। कारण कि जैसे कि काफ़ी लोगों पे जो सोशल मीडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो और कलाकार जो हैं नए नए अपने गाने को वायरल करने के लिए ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं जो कि हमारे अपकमिंग जनरेशन और यूथ को कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन या फिर अच्छी दिशा में नहीं ले जा रहे। तो उनको लग रहा है कि ये गाने चल रहे हैं तो हमारे गाने भी ऐसे होने चाहिए। क्योंकि किसी को सेम मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि एक व्यक्ति से मैंने बोला कि आप नॉनवेज क्यों खाते हैं करके, तो उन्होंने बोला कि दुकानें खुली है इसलिए मैं खाता हूँ। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि दुकानें बंद हो जाएंगी अगर आप लेना बंद कर देंगे। सेम मैंने आपका देखा और एक बेहतरीन बात पता करी है जो शायद आपका अपकमिंग ड्रीम्स है। मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जरूर, मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। दुकानें खुली हैं इसलिए उन्होंने खाना शुरू कर दिया, हमने खाना शुरू कर दिया इसलिए दुकानें खुली। क्या बात, उन्हें कस्टमर मिले इसलिए दुकानदार पैदा हुए। अद्भुत। आप खाना बंद कर दो या आप वल्गैरिटी सुनना बंद कर दो, लोग गाना बंद कर देंगे। बहुत गहरी बात है ना। जरूर। कोई भी गायक, मैं गायकों को दोस्त जो अब बुंदेलखंड की बात हो रही है ना अभी गीत संगीत की, तो कोई भी गायक कभी नहीं चाहता कि मैं मंच से गीत गाऊं। उनसे लोग मांगते हैं, लोगों को चाहिए है, तो लोग उनसे मांगेंगे तो वो तो अपनी दुकानदारी चला लेंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है संगीत गा बजा के, उनका परिवार चल रहा है, तो उनको तो अपना परिवार चलाना है। फिर आप मान लो मुझे किसी ने बुलाया किसी अपने ज़िले से 3-4 ज़िले दूर, अब अपने घर से मैं 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर हूँ और किसी ऐसे गांव में हूँ कि जहाँ केवल उनका पूरा गांव है, उधर हमारे 10-12 लोग मेरी टीम के हैं। अब रात भर हम उनके बीच में हैं, तो वो तो चाहे हम जैसा गवाएं, वो जैसा बोलेंगे हमें वैसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उधर हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हम वहाँ मजबूर हो जाते हैं। ये है दशा। अगर हम अपनी शर्तों पे जाएं, भाई हमने इतनी हमारे पास पॉपुलैरिटी हो गई, हम किसी वहाँ के थाने में फ़ोन कर दें, भाई हमारी सुरक्षा आपके भी हाथ में होनी चाहिए, या हमारे साथ 10-12 बाउंसर वगैरह हों, हमारे बिल्कुल कि हमारी टीम की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है। तो ये तो हमारे पास व्यवस्था है नहीं। तो फिर वहाँ हम है और हमारा वो ढोलक वाला है, वो कीबोर्ड वाला है, वो एक ऊपर से हम दूसरे परिवार की लड़की लिए हुए हैं, है ना। तो अब उनको हमें सुरक्षित करना है, तो फिर जो सामने वाला बोलेगा वो हमें करना होता है। ये बुंदेलखंड के कलाकारों की मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो वल्गैरिटी गाना उनकी मजबूरी है, ना कि उनका शौक। आपने बहुत ही सही बात, जो कि दर्शकों का मानना है कि वो दोष उस कलाकार को देते हैं, तो कलाकार की गहराई कलाकार के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं कि हम आप अगर देखना सुनना बंद करेंगे तो उन्हें शौक नहीं है करने गाने का। लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उन कलाकारों को मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया आप कोशिश करो, जितना आप कम कर सको इस चीज को तो कम करो, लेकिन उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। तो इस बात से जरूर आप लोग सहमत होंगे। जो कि आपके मन में ये प्रश्न था, मैंने अपने बड़े भाई से रखा। और प्रश्नों की सिलसिले में एक चीज और, एक मैंने इन्हीं के संदर्भ में आपके एक भविष्य के विषय को जाना कि आप चाहते हैं कि हम एक कला केंद्र स्कूल खोले ताकि वहाँ बच्चे कला को सीखें, और आप एक नए संगीत स्कूल के उद्देश्य में कुछ विचार कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप अपने और युवाओं को आगे संगीत स्कूल और साथ में लोक कला, जितना अपने बुंदेलखंड की जितनी भी कलाएं हैं, वो वादन से संबंधित हो, वो चित्रकला से संबंधित हो, नृत्य से संबंधित हो, अथवा गायन से संबंधित हो, मतलब कला से संबंधित जितनी सारी कलाएं फोक की होती हैं, स्पेशली बुंदेली फोक की हैं, उन सभी का समावेश उस विद्यालय में हो, वहाँ सभी चीज़ों के शिक्षक उपलब्ध हों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक लोक कला को पहुँचाना। अब किसी गांव के लोग अभी कछियाई करते हैं, तो एक गांव विशेष के लोग करते हैं, गांव के 8-10 लोगों की मंडली है, तो केवल 8-10 लोगों तक ही वो कला सीमित हो, जिस दिन वो नहीं रहेंगे वो कला अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हमारा ये उद्देश्य है कि, और उसको हम कोशिश ये करेंगे कि उसको निःशुल्क करें। पैसे लेके सिखाना वो अलग चीज़ है, वो बेचना हो जाएगा। और लोक कला जो हमारी बुंदेली लोक कला है,
उसको मैं अपनी माँ मानता हूँ। माँ का सौदा नहीं होता। अद्भुत। वो आपने ही बता दी है, बिल्कुल। है ना। तो हालांकि जो हमारी भाषा है, कोई भी भाषा हो, सब हमारे उसको हम माँ बोलते हैं। और तो माँ का वो पैसे है तो हम उसको निःशुल्क सिखाना चाहते हैं और सारी कलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दें। उसका एक मतलब ये भी निकलेगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग आज भी तिबारी खेलते हैं। बिल्कुल। वो गांव के जो ठेठ लोग हैं, अनपढ़ नहीं उनको बोलेंगे हम, ठेठ मतलब जो उनके अंदर उनको ठेठ पना है, देशी पना है, तो वो आज भी तिबारी खेलते हैं। गांव में हमारी बहनें आज भी नौरता खेलती हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि के समय वो चौक पर रंगोली बनाते हैं, तो आज भी नौरता खेलती हैं। आज भी जवारे निकलते हैं, जवारे नृत्य होता है अपने यहाँ। आज भी बरेदी अपना नृत्य करते हैं। बिल्कुल। जो बरेदी गाय भैंस चराते हैं, बरेदी आज सब चीजें होती हैं। आज भी बधाइयाँ होती हैं, लेकिन वो शहरों में नहीं होती हैं। वो केवल उन्हीं गांव के ठेठ लोगों में है। तो जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं, शहर के लोगों में भी लोक कला उनको उससे परिचित हो, उसको जाने, उनके बच्चे उसको जाने। बिल्कुल। और मैंने आपके गाने के बोलों से और आपके व्यवहार से मैंने कई लोगों को सुना है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को सिविक सेंस के प्रति भी अग्रसर कर रहे हैं, कि बेसिक हमारे नियम और हमारे जीवन में आगे चलने का कैसे क्या रुझान होना चाहिए, और साथ में आप अपने धर्म को बड़े गौरव से अपनाते हैं। मैं माफी चाहूँगा, मैं तिलक धारण नहीं कर पाता हूँ, मैं सिखा रखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप हर कार्य तिलक और पूजा पाठ के बाद करते हैं और हमें अपने संस्कार को वापस से आप बांधे रखते हैं। तो हम अपने युवाओं को ये बात मुझे सुनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें और क्या संस्कार जो हम रहित हैं, तो आपके द्वारा कुछ बातें अपने धर्म की जानना चाहूँगा कि हमें किन किन मूल्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, दिनचर्या में। धार्मिक जैसे यदि ग्रंथों से संबंधित कोई बात करें तो मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपना जो धर्म है, सनातन धर्म जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इसमें पहले तो जो उसके प्रतीक चिन्ह है, आपका एक लोगो है, बिल्कुल, है ना, आपकी फर्म का, तो सनातन धर्म हमारे लिए तो एक हम उसके सब मेंबर हैं, है ना, हम लोग उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, पूरे उसके अंग भी बोल सकते हैं। तो उसके जो प्रतीक हैं, पहले तो हमें अपने उनके प्रतीकों का प्रदर्शन करना होगा। हमारे ऊपर लोगो नहीं होगा तो लोग कैसे, तो ठप्पा लगना जरूरी है। बिल्कुल। तो तिलक हमें, जैसे आपने कहा ना, तिलक भी धारण करना चाहिए, हमें शिखा भी रखनी चाहिए और जनेऊ भी पहनना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैंने इन्हीं चीज़ों में हालांकि अभी तो वर्ण सिस्टम खत्म होता जा रहा है, हाँ। लेकिन जिन्हें लगता है तो जनेऊ जो धारण करने के, अब वो अधिकारी शब्द नहीं सही उपयुक्त है उसके लिए, लेकिन जो 3 चीजें हैं, तिलक और शिखा और जनेऊ, वो जरूर रखना चाहिए। और जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनको अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। उनसे आप नहीं भी जुड़ना चाहेंगे, आप नास्तिक रहेंगे, आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप अपने आप आस्तिक हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैंने इसी सिलसिले में जाना है कि आपने एक और बीच में कार्य किया था, जो कि आप मान चुके हैं और आपने लोगों को प्रेरित करा है कि हम किसी जातिवाद में ना बढ़ के अपने कार्यों में आगे चले, और आपने उस उद्देश्य से आपने एक अपनी बात मुझसे पिछली चर्चा में साझा की थी कि आपका उद्देश्य है कि हम अपने भारत को सनातन के रूप में देखें, और कहीं ना कहीं यहाँ गौ की आप बड़ी ही चिंता रहते हैं गौ के प्रति, तो आपका जीवन का उद्देश्य है कहीं ना कहीं उनके लिए भव्य गौशाला। और मैं जानना चाहता हूँ, ये कहानी कैसी है आपकी, जरा आप किन किन पशुओं के प्रति आप संवेदनशील हो और क्या आप करना चाहते हैं जीवन के, आपके उद्देश्य पशुओं के प्रति? जैसे संगीत के जहाँ से 7 स्वर उत्पन्न हुए हैं, वो किसी न किसी पशु या पक्षी की आवाज़ से उत्पन्न हुए हैं। तो हम गाते हैं, तो हमारा तो जीवन ही है 7 स्वर। तो 7 स्वर कहाँ से उत्पन्न हुए? किसी न किसी पशु या पक्षी की आवाज़ से। तो उन्होंने क्या किया, हमें 7 स्वर दे दिए। हमने 7 स्वरों का क्या किया, उनको उपयोग करके हम धन कमाना उसको बोल सकते हैं,
तो हम उससे धन अपना जीवन यापन कर रहे हैं, गा बजा के, अपना संगीत सिखा के या सीख के और मंचों पर उसको प्रस्तुत करके उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब जीवन यापन के अतिरिक्त भी हमें कुछ धन मिलता है, बिल्कुल। तो उस धन का हम क्या उपयोग करें? हमें ज़्यादा कोई अपना वो नहीं जोड़ के जाना है, तो जहाँ से हमें मिला है, तो जहाँ से मिला है तो हम वहीं उस पर उसको खर्च करना चाहते हैं, जो उसके माध्यम से हमें। तो हम अपना ये उद्देश्य है कि एक ऐसा कोई गौशाला या एक प्लेटफॉर्म अपनी कोई ऐसा बनाए, फार्म हाउस टाइप का, जिसमें हम अपने जितने भी घायल, जैसे घायल हो जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में, घायल और बीमार जितने भी ये पशु गाय हैं, कुत्ते हैं और जितने भी पक्षी हैं या अन्य जंगली जानवर जिनको हम रखने में सक्षम हैं, तो उन सबको अपने वहाँ रखें, उनकी सेवा करें। जिनका कोई सामाजिक उपयोग और लोगों के पास उनका उपयोग ना हो, जिन्हें लोग फालतू समझते हैं, मैंने उनको माना हम है अपने यहाँ रखना चाहिए। आपका इंटेंशन दुधारू पक्षियों और पशुओं को रखने का नहीं है, और हम तो वैसे ही गाय को माता मानते हैं, लेकिन आपने गाय के अलावा और बेजान उन जानवरों के प्रति इतना भाव आप रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों को भी इसके प्रति सजग करने के लिए आपने जो बात रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। रखे हुए वो दूध देने लगे, उनसे कोई भी आमद होने लगे, वो बात सेकेंडरी है, लेकिन उनको रखने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम उनसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपके एक बात और जानना चाहूँगा, जो आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जरूर डाला है आपके इस कला संगीत में, आपके उन गुरुओं का परिचय जरूर जानना चाहूँगा कि जिनने आपके पूरे दशा और दिशा को ही बदलने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जिनका संगीत के गुरु, संगीत के आपके गुरु। वैसे तो मेरे जीवन में मैं जिससे भी जो कुछ सीखता हूँ, हर व्यक्ति को अपना गुरु मानता हूँ, किसी से भी कुछ भी सीखूँ। और मेरे पहले गुरु जो थी वो श्रीमती पूज्य परमना पांडे जी मैम हैं, और द्वितीय गुरु थे हमारे श्री देवी प्रसाद शास्त्री जी, और अभी प्रेजेंट में है पंडित श्री पवन तिवारी जी। तो अभी आप सभी के सानिध्य में आप सभी का आशीर्वाद भरपूर मुझे मिलता, शुरू से मिलता रहा। और तीनों गुरु में से अभी पूज्य शास्त्री जी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं। बिल्कुल। मैम हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, और पूज्य तिवारी जी का भी आशीर्वाद हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं और हमेशा सिखाते रहते हैं कुछ। और गुरुओं के सिलसिले में मैंने ये भी जाना कि आपके कई शिष्य भी हैं। इस बस अभी मैंने हाल फिलहाल में एक शिष्या के मुख से सुना था कि आप उनके गुरु हैं, जिनके द्वारा उन्होंने आगे जर्नी में काफी कुछ सीखा समझा है। आपके उस गाने के माध्यम से जो आपने गाया, अभी रिसेंट में आपका गाना जो चल रहा है, मैं उससे कुछ बोल जाना चाहूंगा। पन्ना को हीरा, पनागर को पान, कटनी को चूना, छतरपुर के ज्वान नैना बंद लागे, कईयो हो बाजू बंद लागे, कईयो हो नैना बंद लागे, कईयो हो। और जैसे आप शिष्यों की बात कर रहे थे, तो हमारा भी कोई शिष्य नहीं है, जितने भी ये सब छोटे भाई बहन हैं, जिनको जहाँ जरूरत लगती है वहाँ हम उनको जो है अपना। लेकिन खास तौर से ऑन माइक अगर आपका नाम लिया है तो वास्तव में आपको हृदय से अपना गुरु मानते वो हैं। उनका बड़प्पन है। हाँ, वो जो माइक से ऑन माइक बोलते हैं कि परशुराम भैया हमारे गुरु हैं या हमने उनसे सीखा है, तो वो उन लोगों का, क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है, दक्ष में अभी जो एक कार्यक्रम हुआ था, हाँ। उसमें हमारी प्यारी बहन माही सोनी भी आई थी, और हमारे भाई जो है एक मित्रगण काफी लोग वहाँ पे थे, और हमारे संदीप जी भी वहाँ पे थे, तो एक जन और भी वहाँ पे आए थे। अच्छा। उनका नाम जानना चाहूंगा, वो कौन थे? हाँ, मैंने सुना था वो वीडियो, मैंने देखा था उसमें, तो वो बहुत प्यारी बिटिया है, वो अच्छा गाती है। प्रिया करके नाम है उसका, प्रिया सेन जी। तो वो बोल रही थी कि परशुराम भैया मेरे को, लेकिन वो मेरी शिष्या नहीं है, और वो मेरी छोटी बहन के जैसी, और जहाँ उसको ज़रूरत लगती है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे उन्होंने पूछा भैया ये चीज़ कौन सी है, तो अगर ये बताने में वो गुरु बोलते हैं तो ये उनका हो सकता है बड़प्पन है, लेकिन वो ऑफिशियली मैं ये
उस पर ठप्पा नहीं लगाता कि मेरा कोई शिष्य है, और मैं शिष्य रहना चाहता हूँ। लेकिन बिल्कुल आपका ये बड़ा बड़प्पन है कि आप हाँ इतने सब कुछ करने के बाद भी आप सरलता अपने अंदर रखते हैं, और सरलता ही कहीं ना कहीं इंसान को जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप जो अपने बुंदेली कल्चर के पहले लोग भाषा से बड़ा दूसरे समझते थे बात करने में, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे परम पूज्य श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जब से उन्होंने अपनी कथा चालू करी है और खुले मंच में बुंदेली में बोलना शुरू किया है, उनके कुछ वाक्य बड़े ही प्रचलित है, टटरी कवर हो, आगे लगो, फिर लोगों ने कहीं नहीं बुंदेली की ओर देखा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी बने। तो आप बुंदेलखंड में रहते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बुंदेली को आज के 5 साल में अब में क्या देखते हैं? पहले लोग इससे बचते थे और अब किन किन कैटेगरी के लोग इसको पसंद करना चाहते हैं? लाइक पहले मिडिल अपर का बेस था। बुंदेलखंडी का बहुत ज्यादा विकास हुआ है अभी, और मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, आप कोई भी जैसे बुंदेलखंड में कोई और गाना आता है तो उतना ज्यादा नहीं चलता, लेकिन अगर बुंदेलखंडी में जाए तो वो एकदम बूम कर जाता है। और बुंदेलखंडी मूवीज, पहले बुंदेलखंडी मूवी कौन देखता था? आने वाले 5 साल के भीतर थिएटर में बुंदेलखंड के सारे थिएटर्स में बुंदेली मूवी चलेंगी। ये आज मतलब ऑन माइक बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना अब लोग पसंद कर रहे हैं उसको, और जितनी क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा अभाव में थे तो हमारे पास चीज़ें नहीं थी, ये कैमरे नहीं थे, ये माइक नहीं थे, तो हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे थे। अब हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, माइक है, कैमरा है, और बोलिए कि कला तो पहले से है, कला से पूरा बुंदेलखंड और संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और नेचर, प्रकृति से बुंदेलखंड भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पहले से थी। अब चीज़ें हमारे साथ टेक्निकली भी जुड़ती गई, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर दिए तो हम उस जगह तक पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल। गांव में तो थी बुंदेली गीत भी थे, बुंदेली भोजन भी था, शहरों में आके चीज़ें बदल गई थी। लेकिन शहरों की दुनिया से लोग, अभी हमने आज शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा कि गांव में एक घर होता था जिसको हम लोग बोलते थे मड़ा। क्या बात? आपने नाम सुना हो शायद, मड़ा, दुगई, पौर, मड़ा, हटाई, आंगन, है ना, तो ये सब चीज़ें होती थी। बाड़ो, या अपने तो बोले बीड़ा। बिल्कुल। तो मड़ा में देख रहे थे, अब मड़ा का भी काम बनाए थे, डबल बेड डालो बढ़िया, और स्पंज वालों का दर्द व्यवस्थाएं वही है। अब उसकी बनावट है, ऊपर पूरा ठाठ है, बोलते ना ठाठ वाट से, ऊपर वाला जो ठाठ जिसको वो छप्पर होता है उसको ठाठ बोलते हैं, ऊपर बढ़िया उसमें ठाठ है, कोरवा लगे, खपरा छपे, बाहर पूरी पेंटिंग भी बुंदेली वाली बनी। बिल्कुल। शहर वाले लोग वापस वो कल्चर में वापस जाना चाह रहे, वे भाजी रोटी खाना चाह रहे, वे महेरो खाना चाह रहे, उन्हें पिज्जा बर्गर से देखकर थोड़ी अब तो वापस हमने फिर से वही कल्चर रिसाइकल हो रहा है। रेस्टोरेंट बन रहा है बुंदेली की। बिल्कुल। अपने यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जो अभी तो हम गए बुंदेली विरासत करके है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने। वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि भले ही आप थोड़ा ठाट बाट को न समझ पाए हो, ये व्यक्ति विशेष का रहने वाले गांव में घर को बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं जहाँ पे उनके जानवर पशु रहते हैं, और खाट उसको बोलते हैं जो आप पलंग पे बिस्तर पे लेटते हैं, जो कि बेड का एक सेकंड रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ बुंदेली में है, आप जुड़े रहिए और हम आपको अपने बुंदेलखंड के नए शब्दों से और नए लोगों से और नई जगह से परिचित कराते रहेंगे। और मैंने सुना है कि आपने ज़रूर उस किस्से के बारे में बताइए, जब आप खजुराहो पहली बार गए तो आपने वहाँ पे अभी रिसेंट में एक चीज़ देखा है जो कि हमारे कई प्रजातियों जनजातियों के बारे में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो वहाँ पे लगा हुआ है, बने हुए हैं घट, तो उनके बारे में आप बताइए ताकि लोग वहाँ जाएं और लोगों को जाने कैसे लोग रहते थे। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है आपका। अगर जैसे कोई गांव में तो सबको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को जो पुरानी संस्कृति थी, पुरानी सभ्यता थी, अपने पुराना रहन सहन, खान पान, ये सब कुछ अगर आपको देखना है एक ही जगह पर, अलग अलग अंचलों का, तो वो है आदिवर्त म्यूजियम, खजुराहो में बना है। मध्य प्रदेश शासन उसको अभी हैंडल कर रहा है, और संस्कृति विभाग ट्राइबल जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, महादेव की कृपा से म्यूजियम जाने का सौभाग्य मिला था, तो हर एक चीज प्रॉपर तरीके से विस्तृत है।
आज भी वहाँ पलस्तर में गोबर से लिपा हुआ है हाँ नेचर। और आप सेम देखें कहीं ना कहीं, हम जो पुराना चीज भूलते जा रहे हैं, अगर आप फर्श को देखें और आप नेचुरल जो काउ डंग जिसको बोलते हैं, अगर उससे आप लेपन करते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस मिलता है। आपका वास्तविक नाम परशुराम नहीं है, आपको लोग आपके अजीज किस अदर नाम से जानते हैं, और उस नाम में, इस दोनों नाम में आप थोड़ा अपना व्यक्तित्व के बारे में बताइए। वो आपका नाम किस प्रकार के लोग जानते हो? वास्तविक जो आपने बोला ना, वास्तविक नहीं है। हाँ। वास्तविक नाम परशुराम अवस्थी ही है। हाँ। फिर हम छतरपुर आए तो इधर हमें बहुत सारे नाम मिले। अच्छा। ऐसे अपने बुंदेलखंड में कई जाति के एक लड़का के साथ नाम हो। एक लड़का जो वो उसका जन्म होता है तो उसको 7 नाम दिए जाते हैं। तो 7 में हमें घर में सब लोग परशुराम बोलते थे। अब छतरपुर आए तो वो परशुराम का, फिर वो परशुराम हो गया। अब परशुराम और परशुराम ये अलग हो गया। फिर और फिर म्यूजिक में आए तो फिर परशुराम का परशु हो गया। क्या बात। तो अब जो बहुत ज्यादा प्यार से जो हमें बुलाते हैं हम परशु बुलाते हैं। क्या बात। फिर जब संगीत सीखने गए तो फिर वहाँ एक और नाम मिला, मधुर। क्या बात। तो फिर वो मधुर परशुराम अवस्थी हो गया। वो ऐसे नाम जुड़ते गए। जब कला और संस्कृति और संगीत के आप विषयों को देखते हैं तो वहाँ किस प्रकार के बच्चों को आप किस प्रकार की चीजों को परोस रहे हैं? जिसको जानकारी ना हो मैं बताना चाहता हूँ। मैं अभी प्रेजेंट में लगभग 4 वर्षों से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर का एक बड़ा संस्थान है, उसमें सेवाएं दे रहा हूँ और संगीत विभाग में सेवा दे रहा हूँ। क्या बात। तो वहाँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को, जैसे बॉलीवुड गाने वो खुद सुन लेते हैं क्योंकि वो उनको मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। मैं उनको ये ऐसे गाने सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ कि जैसे बुंदेली जो उनको कहीं नहीं मिलने वाले, ना यूट्यूब पे मिलते हैं, ना उनको फेसबुक पे मिलते हैं, ना इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, या किसी भी माध्यम से उनको सुनने को नहीं मिलेंगे। तो उनको बच्चों को वो सारे गाने सिखाने का प्रयास करता हूँ। और जैसे क्लासिकल सिखाना और बहुत सारे, जैसे भजन सिखाना। बच्चे भजन गाना बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन हमारे वहाँ श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के जितने बच्चे हमारे आसपास मिलेंगे वो आपको पारंपरिक बुंदेली गाते मिलेंगे। अभी एक बिटिया आई थी, उसमें एक बुंदेली बावला करके हुआ था अपने आयोजन, तो उसमें 2nd पोजीशन मिली थी उसको, तो बुंदेली ही गाया था उसने। तो भजन और अपनी फोक की जो भी चीजें हैं वो सब सिखाने का प्रयास करता हूँ। और इसी सिलसिले में मैं देखता हूँ कि आपके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारे युवा, जो हमारे भाई देख रहे हैं, और हमारा उद्देश्य इस माधव परिवार का यही है कि हम कहीं ना कहीं अपने उन आने वाले जजीज बोल रहे हैं या फिर उन भाइयों तक जो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोफेशन में, लाइक सिंगिंग में आना चाहते हैं, तो उनको लाइफ में, सिंगिंग कैरियर में आने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनको कितना समय लग सकता है, क्या वेट करना चाहिए, कहाँ अप्रोच करना चाहिए, और अगर उद्देश्य बना ही लिया है तो कितना वक्त लग सकता है इसमें, इस विषय में ज़्यादा बताएंगे अगर जो कल के दिन हमारे युवा जो देख के संगीत में आना चाहते हैं उनके लिए। 7 स्वरों का पूरा अध्ययन करें, फिर संगीत में प्रवेश करें। सा से साधना, रे से रियाज, गा से गंभीरता, मा से मधुरता, पा से पवित्रता, धा से धैर्य और नी से निरंतरता। यदि ये 7 स्वरों का अध्ययन वो करते हैं, पहले इस पे चलना सीखते हैं, तब वो संगीत में प्रवेश करें। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है वो है धैर्य। आप सभी चीज़ें करने का अगर आप में पेशेंस नहीं है तो जब तक आपको कुछ मिले ना, हो सकता है आपको जीवन के अंतिम पड़ाव पे कुछ मिले, इसमें मिलेगा ज़रूर। अगर आप हृदय से अपना पूरी जो है पूरी निष्ठा से मेहनत करेंगे संगीत में तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो जो लोग भी आना चाह रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पहले तो आप अपना गोल फिक्स करो। एक दिन आपने ढोलक बजा ली, दूसरे दिन तबला बजा लिया, तीसरे दिन बांसुरी, अब हमें भैया सितार सीखना है, अब तो हमें भजन नहीं गाना, अब तो हमें बॉलीवुड गाना। आप पहले अपने एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपना गोल फिक्स करो हमें करना क्या है, और अपने गुरु के प्रति सम्मान रखो, अपने गुरु की इज्जत करो, और जो भी सिखाएं उसको बहुत अच्छे से आप सीखो। और वो अगर ना भी सिखा पाए, जितना भी आपको दे रहे तो उससे 10 गुना आप 1000 गुना मेहनत करो। जब आप एक बाल्टी सीखेंगे या सुनेंगे तब आप एक लोटे बराबर आप उसको
एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बिल्कुल। फिर जब आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो 1 कप के बराबर या 1 गिलास बराबर आप उसको प्रस्तुत कर पाएंगे। वास्तविक। और किस्से कहानियों में एक किस्सा और आपका बड़ा चर्चित है कि आप हमारे माननीय पंडित दीनदयाल शास्त्री जी से उस दौर से आप उनसे परिचित हैं जिस दौर पे कभी वो रास्ते पे जाया करते थे। वो किस्सा कैसा है? आपने कब उनसे पहली मुलाकात हुई और कब ऐसे जाया मिला करते थे? 2013 में 12 या 13, हाँ 13 में हमने फेसबुक आईडी बना ली थी। तो महाराज जी जो है हमारे उधर पनागर में अपने यहाँ वो गांव में कमरों में पुराण होते हैं गांव में, तो उधर हमारे गांव में कथा करने गए थे। गांव के बगल वाले गांव में भी कथा करने गए, तो हमने कहीं से ना कहीं से उनका नाम सुना था उस समय। महाराज जी कथा करने आए, गढ़ा के हैं। तो वो फेसबुक के माध्यम से हम दोनों जुड़ गए। अब जुड़ गए तो फिर बातचीत होती रही। और हम लोग महाराज जी और हम लोग लगभग सेम एज के हैं। महाराज जी शायद 96 के हैं और मैं 95-95 का हूँ। तो अब उस समय वो चैटिंग होती है फेसबुक के माध्यम से, तो अब वो पहचान हो गई। उन्होंने पूछा क्या करते हैं, तो गाते वगैरह, तो बोले ठीक है हम कथाएं करते हैं, कभी अवसर मिलेगा तो मिलेंगे। ये किस दौर की बात है? ये 2015 के आसपास की बात है। तो महाराज जी से बात होती थी। फिर एक दिन उस 15 के आसपास महाराज जी बस का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। तो उन्हें अपना गंज जाना था, तो बस का इंतजार कर रहे थे और हम उस समय साइकिल से आए। तो पन्ना नगर में खड़ी थे। तो हमारा क्या था कि हम खाना अब अकेले रहते थे, तो मोदी का अगर स्वीट है तो हम समोसे खाने गए। तो हमने महाराज जी को ऑफर किया, हमने कहा महाराज जी समोसा खा लो। बोले नहीं हम बाहर का नहीं खाते, हमारी बस आने वाली है। तो ये उस दौर की बात है। फिर लेकिन महाराज जी ने जब से मुझे हाथ पकड़ा, चाहे वो गुरु शिष्य बोल लें या मित्र बात बोल लें या भाई के जैसे बोल लें, तो महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला, हमेशा। आज तक उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा है। अब लाखों की भीड़ में भी मुझे जहाँ देख लेते हैं, तो अगर वो इतना ही बोल देते कि और परशुराम। ये किस्सा मैंने देखा है अपने बीच कथा में, आपको देखते ही बोला। बाकी और से किसी से वो गहन विषय पे बात कर रहे थे, लोगों को देख रहे थे कथा के दौरान में, आप दिख गए। तो मैंने वो सुना है कि और परशुराम कैसे तो वो प्रेम दिखता है, वो हमेशा प्रेम करते हैं। एक बार उन्होंने एक बैंजो वाले से बोल दिया था, हमारे पूरा एक बैंड था, तो महाराज जी की कथा में थे, हम पूरा बैंड नहीं बोल सकते उसको, संगीत ग्रुप था। तो बैंड निकल जाता मुझसे। तो संगीत ग्रुप, तो महाराज जी के साथ हम लोग फोटो निकलवाने वाले थे। तब महाराज जी काफी प्रसिद्ध हुए थे। आप लोगों को बता दें, पूज्य महाराज श्री पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात हो रही है। तो यहीं छतरपुर में उनकी बड़ी कथा होने वाली थी, उसमें मैं भी था उनके साथ लीड सिंगिंग में, मुख्य गायक के रूप में। तो जो बैंजो वाला था, तो हम लोग साथ में फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे थे। तो वो बोला कि तुम बाद में खिंचवाना, हमसे बोला कि तुम अभी नए हो। तो महाराज जी ने उसको मुंह पे जवाब दिया, बोले सुनो तुम नए हो, वो हमें तब से जानते हैं जब हम बस में चलते थे। अद्भुत अद्भुत। तो यही तो ये महाराज जी बहुत सरल है। वो आप करीब से जब उनसे मिलोगे, बहुत सरलता है उनमें। और आज भी वो वहीं से जुड़े हुए हैं जहाँ से वो उठे हुए हैं, जिस जमीनी स्तर से, उस जमीन पे, उस संस्कारों, सभ्यता में, उस संस्कारों में आज भी वो महाराज जी लिप्त हैं। बिल्कुल। मुझे लगता नहीं कि मेरी महाराज जी से कब मुलाकात होगी, और मैं इस जरूर पॉडकास्ट देख रहा हूँ और उन तक पहुंचे कहीं ना कहीं। मैंने महाराज जी के चक्कर में बहुत सारी बहसें की हैं। मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ और कई लोग मुझे, अगर मैं बोलता हूँ छतरपुर से हूँ, तो महाराज जी की चर्चा उठती है और मैं बहुत डिबेट करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ वो फेक है, ये है, वो है। मैं अपने बृहस्पति के माध्यम से, अपनी सरस्वती माता की ज्ञान के माध्यम से महादेव मुझे वर्ड देते हैं और मुझे सफर भी बहुत कराते हैं। मैं जो भी आज महादेव की कृपा से हूँ, और उनके ही चक्कर में मुझे काफ़ी डिबेट करनी पड़ी। मैंने बहुत सारे लोगों से बहस करी है उनको बताने, क्योंकि हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी है, उनका दोस्त नहीं है। आज के ज़माने में कुछ टाइम पहले से आप देख रहे हो, 4-5 साल से जो प्रसिद्धि पे गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मूल तत्व को खो दिया है और आडंबर के रूप में जाने लगे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं, हमारे यहाँ पे भी लोग खुद घर के होने के बाद भी उनका विरोध करते हैं। जबकि उनका अगर व्यक्तित्व देखें, जो व्यक्ति हम अपने घर में शादी करने के बाद 5 साल कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते, वो इतने बच्चों की शादी करा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में शादियों का आयोजन फिर करा रहे हैं।
कैंसर अस्पताल की लगा रहे हैं। और जो व्यक्ति बोलते हैं, मुझे लगता नहीं कि वो 10-50 रुपए से ऊपर देते होंगे। पहले बात तो वो देते ही नहीं होंगे, और दे दिए 10-50 से ऊपर देते नहीं होंगे, और 1000 का खाना खा के जाते होंगे, रह के जाते होंगे। और जो देता है उन्होंने कभी हृदय से बोला नहीं कि हमने महाराज जी के सहयोग में ये चीज करा। अब महाराज जी का वो लेवल हो गया है, बिल्कुल महाराज जी का नहीं, उनके बीच में मान लो उन्होंने ऐसा अपना स्थापित कर लिया है, लोगों से संघर्ष कर करके, लोगों को जवाब दे दे के, लोगों को क्लियर कर करके कि सारी चीज़ें वो स्तर पे आ गए हैं कि अब उनको किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जिनको जो कहना है वो उनका खुद का, महाराज जी का एक वो है कथन है कि हाथी चले बाजार कुत्ते हो गया जा। तो नहीं उनका महाराज जी का विरोध वही करता है जो उनसे मिल नहीं पाता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जिस दिन मिल लेते हैं तो फिर उनका विरोध बिल्कुल कर देते हैं। इतना सरल कोई हो सकता है कि मैं उस बात का मेरे पास जवाब ही नहीं है। हम आप अपने पसंद के कपड़े खरीदते हैं, अपने पसंद के चश्मे, स्पेक्स, शूज वगैरह सारा कुछ खरीदते हैं। मैंने महाराज जी के बारे में सुना है, उनके जो डिजाइनर है, जो उनके कपड़े कॉस्ट्यूम डिजाइन करते हैं, सबका प्रेम है जो उनको लाके देता है। पहले तो कभी नहीं बोला ये कैसा है, ये कैसा, जिस रूप में उनको ढकना चाहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि हम प्रभु की पूजा करते हैं और जो वो चढ़ा देते हैं वो स्वीकार रहते हैं। तो उनका खुद का पसंद जो व्यक्तिगत तौर पे लोग दिखना चाहते हैं तो अपने पसंद के कपड़े पहनते हैं, अपने पसंद का भोजन, उनकी अपने पसंद की दादाजी की छोड़ी चाय के अलावा कुछ भी नहीं है। इतना सरल व्यक्ति कोई हो सकता है इस और इतनी सारी समृद्धियों के बाद भी। चीज में हर कदम कदम पर हर बात में उनकी सरलता झलकती है। अभी एक वीडियो देख रहे थे, बोले क्या दद्दा तुम्हारी जैकेट क्या फटी जा, अपने झोले से पैसा निकाले, ऐसा मतलब जिस ये सरलता है, जो उन लोगों का दर्द समझते हैं वो तो बहुत सरल है और अद्भुत। मैं आपसे बोलूँ, कहना नहीं चाहिए कि मैं अपनी मैं कई बार कई लोगों ने बोला और मैं कभी गया नहीं धाम, मैं धाम पे गया नहीं। फिर उन्होंने अचानक से मेरा कार यहाँ पे कराया हॉस्पिटल में, तो उसके सिलसिले मुझे निकलना पड़ा और रूट मैंने वो गंज वाला पकड़ लिया राजनगर जाने को। तो मन माना कि हाँ, हमारा उनसे बहुत दिन से इच्छा कर रहा था जाने की, तो मैं अपने कार्य के माध्यम से राजनगर निकला तो मुझे गंज जाना पड़ गया। तो मैंने कहा मेरा उनसे मुलाकात हुई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनसे जब बुलाएंगे तो आऊँगा। तो इस सिलसिले में मैं ना चाह के भी मैं दर के पास गया, मैंने गाड़ी पार्क करी, मैंने वहाँ पे चरण ब्रज के लिए और मैं निकल आ गया। जब वो बुलाएंगे तब मैं आऊँगा। फिर मेरा 5-6 महीने जाना नहीं हुआ। फिर दोबारा उसी हॉस्पिटल के माध्यम से, हमारा नर्मदा हॉस्पिटल, नर्मदा केयर जो है, उसके माध्यम से दोबारा जाना होगा मेरा। तो इस बार मैंने हिम्मत करी कि मैंने भूखा था तो मैंने कहा कुछ खाना है और वो खिलाएंगे मुझे, तो ये सोच के गया। तो मैंने फिर वहाँ पे रज ली और निकल आया। मैंने कहा उनको बुलाना नहीं है, होते तो बुलाते। फिर चला पता महाराज जी वहाँ पे है नहीं, तो मैं चलते हुए आगे आ गया। मैं समोसे की दुकान पर रुका, मेरे साथ में एक व्यक्ति और था, तो मैंने समोसे खाए और एक व्यक्ति और कहीं बाहर से आया था दर्शन करने, तो मैंने उसके भी पैसे दिए, उसने भी कुछ खाया। तो बोला भैया आपने पैसे क्यों दिए? मैंने कहा हमारे यहाँ प्रसाद है। मैंने बोला हम यहाँ का प्रसाद है, आप उसका पैसा नहीं लगता। तो वो नहीं माना, फिर बोला कि आप भी प्रसाद खाएंगे, और आप यकीन नहीं मानेंगे वो प्रसाद था मंदिर के अंदर का। अद्भुतता ये है कि मैं भूखा था, मैंने कहा मैं खाऊंगा वहाँ का, तो उन्होंने वो अंदर से भिजाया मेरे लिए और मैंने खाया। मैंने कहा यार बड़े नटखट हो यार, मैं ये सोच के चला आया मैं आप भी अंदर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं हो। मैंने कहा जब आप बुलाएंगे तब आऊंगा, मैं भी जिद्दी हूँ, आप भी जिद्दी, आप भी ब्राह्मण मैं भी ब्राह्मण, मैं जिद में नहीं गया, लेकिन उन्होंने प्रसाद भेजा और मैंने खाया। वो अद्भुतता देखिए आप। देश कल्चर में बहुत सारे हमारे यहाँ लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूट भी है। एक मध्य प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? लोगों का व्यवहार, व्यक्तित्व और बुंदेली का महत्व, इनके ऊपर आप क्या बोलना चाहते पहले कुछ और था, जैसे बुंदेली बोलना या बुंदेली सुनना, बुंदेली गीतों को सुनना या बुंदेली रहन सहन, इनको थोड़ा सा गंवारों वाली उसमें माना जाता था। शहरी लोग मानते थे, अच्छा था नहीं वो, हैं? उसको माना जाता था। बुंदेली बोल रहा है, अरे यार क्या बोल रहा है तुम्हारे, जो कहाँ से सीख के आ गए यार, क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ से सीख के आए हो सब। बच्चों को बुंदेली बोलने से रोकते थे माता, अब प्रेरित कर रहे हैं, अब प्रेरित करते हैं कि तुम बुंदेली बोलना सीखो, तुम बुंदेली गाने सीखो, बुंदेली रहन सहन सीखो, और सीखना भी चाहिए। बिल्कुल, है ना। इसमें आपका भी बहुत योगदान मुझे लगता है, क्योंकि आप बुंदेली भाषा में और बुंदेली कल्चर के साथ में आपने अपने गाने के माध्यम से काफी जगह को आपने परिचित कराया है। इसमें आप अगर गाने की कुछ बोल से उन जगहों का रहस्य बताएं कि आपने वो जगह कैसे डाली, तो मजा आएगा जान के हमारे दर्शकों को। मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैंने सिर्फ गाया है, लोगों ने उसको एब्जॉर्ब किया है, उसको पसंद किया है, और अपने जीवन में और अपने दिनचर्या में और अपने
संस्कृति में और अपने प्रदर्शन में उसको शामिल किया है। बिल्कुल। तो मेरा उसमें कुछ नहीं है। हाँ, जैसे लोगों को बताया है केवल गाने के माध्यम से। जैसे पहले मैंने अपने बुंदेलखंड में लाइन चलती थी, अभी हमने सुनाया था पन्ना को हीरा। तो पन्ना को हीरा, पनागर को पान, कटनी को चूना और छतरपुर के ज्वान। बोले छतरपुर के ज्वान का है भैया, हमने के अपने मठा का पत्रों को काट नहीं है। बुंदेली में बोले ना, बिल्कुल। हमारे सारे हमारे उसको 4 जगह के लोगों ने पसंद किया। अच्छा। कटनी के, हाँ, छतरपुर के, हाँ, पन्ना के, हाँ। और पनागर यानी जो हमारा गांव है, जन्म स्थान। अच्छा, आप पनागर से ही आते हैं? है ना। अद्भुत। तो पनागर के, अच्छा पनागर से लगभग वहाँ की जनसंख्या है 5-6 हजार। 5-6 हजार लोगों में वहाँ से कम 1,500 शेयर केवल पनागर के थे उस गाने में। अद्भुत। फेसबुक में कहीं ना कहीं ये प्रेम है आपका, है ना। तो 1,500 शेयर, 1,500 लगभग शेयर फेसबुक में उस पनागर गांव के थे। तो हमने कहा यार ये 4 जगह के लोगों ने पसंद किया। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, पूरे बुंदेलखंड को इसमें जोड़ते हैं। तो उसमें बहुत सारी अभी जगह छूटी भी हैं, क्योंकि बुंदेलखंड धनाढ़ है संस्कृति के मामले में और कल्चर के मामले में। तो फिर उसमें जैसे आल्हा और उदल, कुछ लोग महोबा का भी पान बोलते हैं। हाँ। लेकिन आल्हा और उदल के सामने पान को महोबा का बताएं तो वो हल्का हो जाता है, वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि आला उदल लोगों ने विरोध भी किया इस चीज हाँ। में कि बोले पान तो महोबा का फेमस है, अपने पनागर का क्यों बताया। तो हमने कहा पनागर भी तो, जिसका नाम ही पान के नगर से, पान नगर पनागर, तो उसका नाम ही पड़ा पान के नगर से। तो और हमने कहा अगर आल्हा उदल के सामने हम पान को प्रसिद्ध बताएं महोबा, इतिहास के साथ हम इतिहास के साथ छेड़खानी, और वो उनकी वीरता को ललकारना हो जाएगा, वो उनके वीरता को तुच्छ बताना हो जाएगा। और उनका किस्सा मुगलों के बाद भी, क्योंकि वो उस टाइम एरा पे थे आला उदल जी, तो मुगलों के बाद अंग्रेजों ने ही माना है। वहाँ कहावत है कि एक को मारे 2 ही मर जाए, 30 खौफ खाए मर जाए। आला उदल का व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं महोबा में आज भी आप देखें तो एक टाइम उनकी रैली निकलती है, वो एक मेला के द्वारा आयोजन किया जाता है, वो कहते हैं वो अब भी इमॉर्टल है। वो अब भी आते हैं माँ शारदा पीठ में, रतनगढ़ में, वो पुष्प चढ़ाने आते हैं। आला उदल महोबा की शान। बिल्कुल। झांसी की रानी है जग में महान। बिल्कुल। झांसी जानी जाती है तो कौन सी रानी? लक्ष्मीबाई की झांसी। अद्भुत। झांसी की लक्ष्मीबाई नहीं, लक्ष्मीबाई की झांसी। झांसी। साड़ी चंदेरी, क्या बात, दतिया को हार। क्या बात। दतिया में एक और स्थान है, एक और जगह है, माँ पीताम्बरा मैया का मंदिर। तो अगली लाइन में फिर हमने कहा केवल हार की तुलना कर दें, क्योंकि हार को भी नहीं अपन छोड़ सकते, वो श्रृंगार है और माँ पीताम्बरा है। तो जिवरा की गुजिया, क्या बात। टीकमढ़ी जिले को लिया। जिवरा की गुजिया पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। सागर की राई, क्या बात। सागर जैसी राई पूरे बुंदेलखंड में कहीं नहीं होती। अद्भुत। जो राई अपने बुंदेलखंड की विधा है, सागर की राई। दतिया की जहार है पीताम्बरा माई, अद्भुत, है ना। और साड़ी चंदेरी की दतिया को हार, और मिल है ललितपुर में सब खां उधार। ललितपुर एक ऐसा जिला है पूरे विश्व में जहां आपको कोई जानता नहीं है, आपको बिना जान पहचान के आपको उधार मिल जाएगा। ऐसा भी है। ये समय था वहाँ का। वहाँ के जो सेठ साहूकार थे वो आपको बिना जान पहचान के, आपको कोई नहीं जानता, आप उधार मांगने चले। आप माने नहीं माने, आप इस गाने के माध्यम से मध्य प्रदेश का हर एक जगह के बारे में आपने विस्तृत तौर पर चर्चा करके कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को और बड़ा करके आपने बताया, लोग जरूर आना जाना चाहेंगे। इस गाने के माध्यम से सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी लगभग 2 गणतंत्र दिवस हुए हैं जब से रिलीज हुआ है गाना, और 1 स्वतंत्रता दिवस। तो हर अवसर पर लगभग 100 से 150 200 स्कूल के बच्चे इस गाने पर नृत्य करते हैं अपने स्कूल में। बच्चों में ये गाना चला गया, स्कूल की संस्कृति और सभ्यता में ये गाना शामिल हो गया। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और इन सारी चर्चाओं के बाद बड़ा ही बेहद हमारे माधव परिवार को अच्छा लगा है, और हम चाहते हैं कि आपके साथ और भी चर्चा हो, और हम इतने में ही हमारे इतिहास को और हमारे मध्य प्रदेश को आपने जो बड़ी ही रोचक तरीके से हमारे प्रश्नों को साझा किया है। और मैं चाहता हूं कि आपका जो उद्देश्य है गौशाला बनाने का, आपका जो पशुओं के प्रति चिंतन है, हमारे गौ माता के प्रति चिंतन है, हमारे सनातन धर्म के प्रति, संगीत के प्रति, आप और भी नए शिष्य बनाएं और भी आप कार्य करें,
और हमारे माधव परिवार का पूरी आकांक्षा और सहयोग रहेगा कि आप दोबारा हमारे माधव परिवार में पधारे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं कि हम आपके और भी सराहनीय कामों को समाज तक पहुंचाएं। इसके माध्यम से आपकी एक नई छवि हमारे समाज के साथ प्रस्तुत होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।